हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले 4 टेस्ट पेपर और आए थे। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप आसानी से उन सभी टेस्ट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है कंजेनिटल एनोमली ऑफ हैंड इन विच परसिस्टेंट वेविंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द फिंगर्स ऑफ हैंड एंड दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर। यानी हाथ की कंजेनिटल एनोमली, जिसमें हाथ की अंगुलियों के बीच स्थायी जाल यानी परसिस्टेंट वेविंग बनने से वे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर जरूर देने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वो क्वेश्चन आप बहुत दिन तक याद करके रख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंडैक्टी। सिंडैक्टी कहा जाता है उसको। ठीक है, सिंडैक्टिली एक या एक से अधिक फिंगर्स या टोज का कंजेनिटल फ्यूजन या वेविंग होना होता है। ठीक है, दो अंगुलियां अगर मिलकर एक बन जाती हैं, ठीक है, तो उसको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, उसको मेडिकल टर्म में सिंडैक्टिली कहा जाएगा। ठीक है, पॉलीसिंडैक्टिली कहा जाएगा। पॉलीसिंडैक्टिली में फिंगर्स या टोज की संख्या नॉर्मल से अधिक यानी 5 से अधिक फिंगर्स हो जाती है। ठीक है, उस स्थिति को पॉलीसिंडैक्टिली कहा जाएगा। ठीक है, मोनोडैक्टिलिज्म भी एक कंजेनिटल कंडीशन होती है, जिसमें एक हैंड या टोज में केवल एक ही डिजिट होती है। ठीक है, उसको मोनोडैक्टिलिज्म कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोशिश करें आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है G6PD डिफिशियंसी इज क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। G6PD डिफिशियंसी निम्नलिखित में से कौन से ट्रेड में क्लासिफाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड में क्लासिफाइड होती है। ठीक है, ये क्या है आइए जान लेते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेट यानी G6PD डिफिशियंसी एक वंशानुगत बीमारी होती है। ठीक है, जो एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरह ट्रांसमिट होती है। ठीक है, क्लियर। G6PD एक एंजाइम होता है जो आरबीसी की पूर्णता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आरबीसी के जीवन काल को बनाए रखने के लिए ये एंजाइम आवश्यक होता है, इसलिए इसकी कमी के कारण नॉन इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस एंजाइम की कमी के कारण नॉन इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। वाई शुड आ न्यू बॉर्न बेबी ऑलवेज बी केप्ट विथ हिज मदर। न्यू बॉर्न बेबी को किस हेतु हमेशा मां के पास रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बॉन्डिंग। ठीक है, मां और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग के लिए दोनों को हमेशा पास रखा जाना चाहिए। ठीक है, इन्फेंट और मदर के बीच एक इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट, जिसे बेबी की नॉर्मल डिलीवरी के फर्स्ट आवर से ही शुरू कर दिया जाता है, उसे मदर इन्फेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, मदर और इन्फेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बॉन्ड स्ट्रांगर होने पर मेंटली हेल्थ इन्फेंट मदर रिलेशनशिप की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इन्फेंट और मदर के बीच का इनिशियल कांटेक्ट डिलीवरी रूम में ही शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोनों का जो इनिशियल कांटेक्ट है वो डिलीवरी रूम से ही शुरू कर देना चाहिए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन इनबोर्न either of metabolism that causes premature
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन ऊपर हमने बताया था। मेटाबॉलिज्म का एक इनबॉर्न एरर जो आरबीसी का प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन करता है वह है, ठीक है। आरबीसी के जीवन काल को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, ऊपर के क्वेश्चन में बताया था G6PD, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओरिएंटेशन, मेमोरी and disturbances occurs in which of the following intelligence situations। ओरिएंटेशन, मेमोरी और डिस्टर्बेंसेस निम्न में किस इंटेलिजेंस स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक साइकोसिस में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस होने के कारण साइकोसिस को ऑर्गेनिक साइकोसिस कहते हैं, जैसे कि डेमेंशिया और डेलेरियम, ठीक है। सीएनएस में स्पष्ट पैथोलॉजी के बिना साइकोसिस होने को फंक्शनल साइकोसिस कहते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस व मेमोरी में डिस्टरबेंस डेमेंशिया के कारण होता है, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा हैं, क्या है ये, ठीक है। किस प्रकार के डिसऑर्डर है ये दोनों। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। खाने का कोई भी गलत पैटर्न जिसके परिणाम स्वरूप किसी के स्वास्थ्य के साथ समझौता होता है ईटिंग डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड्स एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा एंड ओबेसिटी, ठीक है। ये सभी क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति भोजन की आवश्यक मात्रा जितना या उससे कम खाता है, ठीक है। ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें वो भोजन की मात्रा से जितना उसे रिक्वायरमेंट है उससे कम खाएगा। और बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति भोजन की आवश्यक मात्रा से अधिक खा लेता है, ठीक है, उसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग ओबेज। मनोवैज्ञानिक भोजन विकार जिसमें मोटापा बढ़ने का तीव्र भय रहता है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन में हमने क्लियर भी किया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा उसे कहा जाएगा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया मीन्स प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ एपेटाइट। एक व्यक्ति का ओबेसिटी के प्रति मॉर्बिड फियर, वेट फोबिया हो जाता है, ठीक है, होने का डिसऑर्डर होता है, जिससे फूड के प्रति व्यक्ति पूर्वाग्रही होता है, अतः व्यक्ति कम खाता है या खाने से मना कर देता है। ये 18 से 25 उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 18 to 25 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, खास तौर से लड़कियों में, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, The disorder manifested by disturbance in thinking, mood and behavior is known as। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप छोटी सी गलती की वजह से आप एक अपना क्वेश्चंस गंवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अपना समय किसी एक क्वेश्चन में कभी भी खराब ना करें, व्यर्थ ना करें, ठीक है। थिंकिंग, मूड और बिहेवियर में गड़बड़ी से प्रकट होने वाला विकार जाना जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा। थिंकिंग, मूड और बिहेवियर तीनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर है स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है इसको। स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर का एक समूह होता है जो थिंकिंग, मूड और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होने से प्रकट होता है। अब और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो नीचे मैं बता रहा हूँ। एमडीपी यानी मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस, मैनिया और एमडीपी डिप्रेशन में केवल मूड में होता है, ठीक है। ये केवल मूड में चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है।
डिस्टर्बेंस होता है और थिंकिंग और बिहेवियर में नहीं होता। ओके। टर्म साइकोसिस का मतलब होता है मेजर मेंटल डिसऑर्डर का यूज उन सभी विकारों के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति का रियलिटी से कांटेक्ट लॉस हो चुका होता है। ठीक है, रियलिटी से कांटेक्ट लॉस अगर हो चुका होता है तो टर्म साइकोसिस यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। एलिवेटेड मूड विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। बढ़ी हुई साइकोमोटर गतिविधि के साथ एलिवेटेड मूड निम्नलिखित की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, बढ़ी हुई साइकोमोटर गतिविधि के साथ एलिवेटेड मूड। ठीक है, ये किसकी विशेषता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, मैनिया की विशेषता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 10वीं से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट है ये। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको जिप्सम सीमेंट भी कहा जाता है इज अ हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसे CaHA4 2H2O भी कहा जाता है। इसका ये फार्मूला होता है। इसे पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं जो शीघ्र ही शीट होकर कास्ट या स्टिप बैंडेजेस बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसका यूज बैंडेजेस बनाने में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। What is the practice of keeping mother and child close together immediately after birth is called? जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को पास रखने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर गेस करें। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को पास रखने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? अगर वो एक ही रूम में हो तो उसको रूमिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे लेबर रूम में उसको सबसे पहले पास में रख देते हैं। ठीक है, तो उसको रूमिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ज़्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, ऊपर के एक क्वेश्चन में हमने बॉन्डिंग भी पढ़ा था। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक साथ एक ही रूम में रखने की प्रैक्टिस को रूमिंग कहलाती है। ठीक है, एक ही रूम में अगर रखा जाता है तो उसको रूमिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा तो उसके लिए जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक ही रूम में पास रखने की प्रैक्टिस रूमिंग कहलाती है। अगर ठीक है एक ही रूम में अगर रखा जाता है, अगर केवल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन मे बी ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन लंबर पंक्चर नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू। लंबर पंक्चर में नीडल को कितना तक इंसर्ट किया जाना चाहिए, कहां तक इंसर्ट किया जाना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 12 का। फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब एरेक्नोइड स्पेस तक इंसर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैब कहा जाता है इसको, या स्पाइनल पंक्चर भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंत में नीचे मेनिंगियल सैक के सब एरेक्नोइड स्पेस में नीडल को प्रवेश कराना होता है। ठीक है, लंबर पंक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which maturity rating is the scoring system to eliminate gestational age of a newborn? कौन सी मेच्योरिटी रेटिंग द्वारा एक न्यूबॉर्न की जेस्टेशनल एज को एलिमिनेट करने का स्कोरिंग सिस्टम है? ठीक है, किसको एलिमिनेट करने का? जेस्टेशनल एज को। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, न्यू बलार्ड स्कोर। ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ओके,
बेलार्ड स्केल न्यूबॉर्न की जेस्टेशनल एज को एलिमिनेट करने का एक सिस्टम है। इसके अंतर्गत न्यूबॉर्न की फिजिकल और न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी की रेटिंग की जाती है। किसकी फिजिकल और न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी की रेटिंग की जाती है इस स्कोर के अंतर्गत। ठीक है, अपगार स्केल बर्थ के समय इन्फेंट की फिजिकल कंडीशन को इवेल्युएट करता है। ठीक है, इवेल्युएट क्या करता है? अपगार स्कोर, फिजिकल कंडीशन, उसकी सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, पल्स है नहीं है, स्किन का कलर क्या है, ये सभी अपगार स्कोर में इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, ओके। GCS पेशेंट ग्लासगो कोमा स्केल पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का निर्धारण करने का एक स्केल है। ठीक है, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है ये एक्सीडेंट के बाद किया जाता है कि वो अपनी पलक झपका रहा है, कितना दर्द महसूस कर रहा है और क्या उसकी मोटर एक्टिविटी है, आई एक्टिविटी है या नहीं है, इन सभी का आकलन किया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नॉर्मली न्यूबॉर्न लूज वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। सामान्यतः कितने प्रतिशत नवजात शिशुओं का वजन जीवन के पहले सप्ताह में कम हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 14 का। फ्रेंड्स, नवजात का लगभग 10% वेट, ठीक है, जन्म के पहले सप्ताह में कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम होता है आइए जानते हैं। कुछ एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि इनएडिक्वेट फीडिंग, डाइजेस्टिव एडाप्टेशन व सेलुलर फ्लूइड के एक्स्ट्रा लॉस से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के फर्स्ट वीक में न्यूबॉर्न अपने बर्थ वेट का 10% वेट लॉस कर देता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्ले इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी बिकॉज इट इनहेंसेस। इन्फेंसी के दौरान प्ले इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह बढ़ाता है। ठीक है, बचपन में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सोशल डेवलपमेंट बढ़ा देता है ये। ठीक है, इन्फेंसी के दौरान स्माइलिंग और दूसरों की एक्टिविटी को लिमिटेड करके प्ले सोशल इंटरेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे, 15 क्वेश्चन लगभग हमने सिलेक्ट किए थे। अब आप हमें ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस के आपके आंसर सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर कर दें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।